हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से मैंने कहा ही था कि पिछले 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। उसके लिए मुझे अगर 2 क्लास भी लेना पड़े तो हम 2 क्लास लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग तैयार रहिएगा आप पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर से हम लोग आ गए हैं और लाइव क्लास किसी कारणवश मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ। बट कुछ दिनों के बाद आपकी लाइव क्लास भी होगी, तो वीडियोज़ में ही आप एकदम बिल्कुल हमसे बात करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत आएगी तो आप लोग क्या करिएगा कि जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है विजुअल आईएएस का, उस पर आप लोग कॉल करके बोल दीजिएगा कि मुझे आशुतोष सर से बात करना है, बात करा दिया जाएगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट टाइम में एंजाइटी में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो अगर कुछ भी समस्या आ रही होगी आपको तैयारी से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हमारी क्लास है ये 9वें नंबर की क्लास है। आपको अभी इसके पहले मैंने पढ़ाया था, जिसमें आपने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई, किस तरीके से भारत की जो आप कहते हैं कि भारत पहले एक सोने का चिड़िया था, किस तरीके से उसको सोने की चिड़िया से एकदम खाली कर दिया गया। ये सारी चीज़ें आपने अर्थव्यवस्था का एक ही जगह सारे पहलुओं को देखा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है 1857 की क्रांति, ये वाली क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे और इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 1857 की क्रांति क्या थी, क्यों हुई, क्या रीजन था। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। 1857 की क्रांति पे आने से पहले मैं आप सभी लोगों के मन में एक भूमिका बना देता हूँ, कहानी भी याद रखिएगा। एक्चुअली में हुआ क्या कि जब आपने देखा कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो करता है, उसके बाद से लगभग आप देखेंगे तो 1857 मतलब कि बीच के ये 100 वर्ष हो गए थे। और इन 100 वर्षों में आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे अर्थव्यवस्था में, चाहे शोषण के द्वारा, चाहे किस तरीके से, सभी तरीके से ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से सबको एक तरीके से सबका मन जो था वो हताश कर दिया था, सबके मन को दुखी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चिंगारियां सबके दिलों में जल रही थी। बट अभी जब आप देखेंगे 1857 की क्रांति में जो सेना में तात्कालिक कारण यही होता है कि जो चर्बी वाले कारतूस आ जाते हैं, वही तात्कालिक कारण बनता है और यही एक मौका मिलता है सारे लोगों को अपनी अपनी बातों को करवा मनवाने का, ठीक ना, ताकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे झुक जाएं। और आप देखेंगे भी कि जैसे नाना साहब हो गए, अपने पेंशन को लेकर के विद्रोह में शामिल होते हैं। इसमें लक्ष्मीबाई को देख लीजिए तो वो दत्तक पुत्र को लेकर के शामिल होती हैं। इसी तरीके से आप बेगम हजरत महल को देख लेंगे तो वो अपने पुत्र जो उनका होता है वाजिद अली शाह, उस पर कुशासन का जो आरोप लग जाता है, इसके आधार पे अब वो इस आंदोलन में भाग लेती हैं। तो सबके अपने अलग अलग पॉइंट्स थे। तो ध्यान रखिएगा, बस ये था कि जो ये सेना में चर्बी वाले कारतूस थे, ये बस तात्कालिक कारण बनते हैं। बाकी लौ सबके मन में 100 सालों से जल ही रही थी कि कब क्या हो जाए तो हम कूद पड़े। और ऐसा हुआ और सभी लोग कूद गए, ठीक है ना। तो ये एक भूमिका थी। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। श्री गणेश करते हैं। 1857 का विद्रोह, ठीक है ना, 1857 का विद्रोह। ये हर एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में आप देखेंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल का भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और 1857 की क्रांति से रिलेटेड ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसमें आपको सारी चीज़ें एक जगह मिलेंगी, सारी की सारी चीज़ें एक जगह मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक ना। आपको सारे फैक्ट्स मैं एक जगह दे दूंगा। आपको बस बार बार क्लास को रिवीजन करना है और रिजल्ट देना है, और रिजल्ट देने के बाद से आपको कमेंट करना है विजुअल आईएएस के प्लेटफॉर्म पे कि सर मेरा आपकी क्लास से रिजल्ट हो गया। और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिनको अगर लगता है कि बिलीव नहीं है, एक बार बिलीव करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो 1 वर्ष से पढ़ रहे हो, चाहे वो अभी नए नए जोश में आए हो कि नहीं अब मुझे आरओ एआरओ या यूपीपीसीएस निकालना है, ये सभी लोग देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं 1857 की क्रांति, देर न करते हुए। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले कुछ फैक्ट को हम लोग जानेंगे जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होता है, अगर आपसे पूछेगा, कई बार पूछा भी है, तो विस्कॉन्ट पार्मस्टन थे। कौन थे? विस्कॉन्ट पार्मस्टन थे, ये ध्यान रखिएगा। कौन होगा मेरे प्यारे साथियों? विस्कॉन्ट पार्मस्टन, पार्मस्टन याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछेगा तो यही कैनिंग रहता है, और यही कैनिंग 1858 में भारत का प्रथम वायसराय बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्षों
में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौतियां मिली। इसमें असैनिक उपद्रव, स्थानीय बगावतें शामिल थी। स्वाभाविक सी बात थी, कई बार लोगों ने बगावत करना चाहा, बट जितने बड़े लेवल पे ये बगावत हुई थी 1857 की क्रांति वाली, ये वाली बगावत लोगों ने नहीं करा था, क्योंकि उनको दबा दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के फूटने से पूर्व ही भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वरूप फूटने लगे थे, जो इस प्रकार हैं। मतलब कि कौन कौन से भाई, तो देखिएगा यहाँ पे 1764 में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना की कुछ सिपाही विद्रोहियों को मीर कासिम से मिल गए थे, ये देख लीजिएगा। दूसरा है 1806 में बेल्लोर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। मतलब कहने का मतलब क्या था कि जो ये 1857 में सेना में विद्रोह हुआ चर्बी वाले कारतूस को लेकर के, क्या ये पहला सैनिक विद्रोह था? नहीं, इसके पहले और भी हो चुके थे, लेकिन बशर्ते वो छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे उभरे हुए थे। ठीक है, वही यहाँ पे देख रहे हैं। तीसरा देखिए, 1842 में वर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाही उचित भत्ता न मिल पाने के कारण विद्रोह कर रहे थे कि भाई एक तो हम वर्मा जाएं और ऊपर से हमें उचित सैलरी ना मिले। फिर आप देखिए चौथा, 1825 में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हुआ था, यह भी सेना सैनिकों का ही विद्रोह हुआ था। तो आपसे हो सकता है एक एग्जामिनर ये जानना चाहे कि चलो देखते हैं बच्चे का कितना कॉन्सेप्ट थॉरो अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो यही जान रहा है क्या कि 1857 की जो घटना थी वही प्रथम सैनिक विद्रोह थी? नहीं, उसके पहले 4-5 जगह पे सेना के विद्रोह कुछ छोटे छोटे टुकड़े में हो चुके थे। जैसे कि 1844 में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में 64वें रेजिमेंट सैनिकों को उचित भत्ते न मिलने के कारण सिंध अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। और छठा देखिएगा, 1849-50 में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिडेंट ने विद्रोह पे उतर आई। मतलब कि 6 सैनिक विद्रोह हो चुके थे, जो कि लोकल स्तर पे थे, क्षेत्रीय स्तर पे थे, भारतीय स्तर, भारत के लेवल के स्तर पे अभी नहीं हुए थे। 1857 का जो क्रांति होगा, सेना का विद्रोह होगा, यह भी नहीं जान रहा था कि भैया अभी भारत के लेवल पे विद्रोह पनप उठेगा। क्यों? क्योंकि इनको नहीं पता था इतना ज्यादा आगे का दीर्घकालिक बात। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें सभी लोग जब मिल जाते हैं तो यह एक भारत के लेवल पे विद्रोह हो जाता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो 1857 के विद्रोह को अगर हम पूरे अपने मैप पे देखें तो याद रखिएगा, अगर आप इस मैप पे देखते हैं तो कुछ इस हिस्से में, कुछ इस हिस्से में, और कुछ यहाँ साउथ में यह नहीं जा पाया था। याद रखिएगा, साउथ वाले एरिया में यह विद्रोह नहीं जा पाया था। चलिए आइए देखते हैं विद्रोह का कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का कारण देखिएगा, 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी कारक जिम्मेदार हैं। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो सेना का यहाँ पे विद्रोह हुआ जो चर्बी वाले कारतूस को लेकर के, ये तो तात्कालिक कारण था, ये तो तुरंत आग उठी। लेकिन इसके पहले आपने देखा कि 100 वर्षों में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक कई कारण थे जो यहाँ 1857 की क्रांति को पीछे से आग दे रहे थे। ये ध्यान रखिएगा, लोगों के मन में बहुत सारी चीजें थी, बहुत व्यथाएं थी, ये सारी चीजें देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं राजनैतिक कारण में कुछ चीजें क्या थी भाई। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की जो आपकी हड़प की नीति, जिसको आप कहते हो व्यापगत नीति, वेलेजली की सहायक संधि, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण अपना रही थी, किसमें? राजनीति में, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि राजनीतिक कारण में ही डलहौजी ने अपने व्यापगत नीति द्वारा जैतपुर, चंबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया था। साथ ही अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया, भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली, वही नाना साहब की। यह सब कारण क्या था? एक तरीके से असंतोष को फैलने में पर्याप्त था, ये था एक राजनीतिक कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपने देखा भी था कि किस तरीके से डलहौजी व्यापक के सिद्धांत को लागू करके इन सारे राज्यों को हड़प लेता है। ठीक है, ये तो एक भूमिका थी। प्रशासनिक कारण क्या था भाई, अब देख लेते हैं। प्रशासनिक राजनीतिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर, ध्यान रखिएगा, जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार ऊंचे पद तक नहीं पहुंच सकता था, न- नहीं पहुंच सकता था या नहीं पहुंच पाता। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया। मतलब आप देख रहे हैं क्या कर रहा है, जातीय श्रेष्ठता। मतलब कि अगर कोई सूबेदार है वो भारतीय, आप देखेंगे तो मैं तो ये जातिगत आधार वाली चीजें नहीं मानता, बट किताबों में ऐसा लिखा गया है कि उस समय जो अधिकतर सैनिक थे सेना में, वो मतलब कि बड़े बिरादरी वाले थे। मतलब कि छोटे बिरादरी वालों को तो दासों दासता से ही अंत नहीं मिलती थी, दास ही बना करके रखा जाता था।
मध्यम वाले अपने व्यापार में ही रहते थे, ठीक है। लेकिन जो बड़े जाति के लोग थे वही सेना में अधिकतर शामिल होते थे। लेकिन यहाँ पे भी उनके साथ भेदभाव होता था कि जो छोटे सेना के पद थे वहां पे भारतीय होते थे, बड़े वाले पदों पे अंग्रेजों को बिठाया जाता था। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रशासनिक कारण ये भी बना। दूसरा चीज देखिएगा, कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात मतलब कि अमीर वर्ग को निर्धन बना दिया। बंबई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपने सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। यह भी एक प्रशासनिक कार्य, दो प्रशासनिक कार्य थे। आर्थिक कारण क्या होगा भाई 1857 क्रांति का होने का? इसका देखिएगा, आर्थिक कारण भी प्रमुख थे। 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। अभी आपने पिछली वाली क्लास देखी जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे, किस तरीके से यह हमारे पैसे को ब्रिटेन के किसमें जाकर के पैसे में जोड़ रहे थे। याद रखिएगा, आपने यहाँ पे दादा भाई नौरोजी दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले के भी कुछ बातों को देखा, धन के बहिर्गमन सिद्धांत को देखा, ये सारी चीजें आपने देखा, वही एक बड़ा आर्थिक कारण भी था। याद रखिएगा, सैन्य कारण में क्या होगा भाई, सैन्य कारण क्या होगा इसका? देखिएगा, 1857 के विद्रोह के सैनिकों कारणों में अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह का पृष्ठभूमि तैयार किया। अब ये मैं आपको लिखवा क्यों रहा हूं, यहाँ पे आपको बता क्यों रहा हूं, क्योंकि याद रखिएगा मेंस में आपके क्वेश्चन होते हैं। 1857 की विद्रोहों पे चर्चा करते, उनके सैन्य और प्रशासनिक कारण पे चर्चा करिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी नहीं भी आएगा तो स्टेटमेंट वाले आएंगे तो आपको कुछ कहानी हेल्प करेगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सैन्य कारण में पदोन्नति से वंचित, वेतन में न्यून मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, समुद्र पार भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और वे विद्रोह के लिए विवश हुए। यह भी एक सैन्य विद्रोह था। लेकिन जो 1857 की तत्काल का कारण बनेगा वो बनेगा चर्बी वाले कारतूस, ठीक ना। अब देखिए, आजमगढ़ घोषणा क्या थी ये भी देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है, जो आजमगढ़ यूपी में है। देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही नेताओं ने कई घोषणाएं की जो उनकी दूरदृष्टि एवं आकांक्षाओं को प्रकट करता है। इसी तरह की एक घोषणा आजमगढ़ उद्घोषणा थी जो विद्रोहियों द्वारा 25 अगस्त 1857 को जारी की गई। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय समाज के सभी वर्गों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ एकता का आह्वान किया है। तो अगर आपसे कभी दे दे आजमगढ़ विद्रोह, तो कहिएगा कि ये भी सेना का ही विद्रोह था, एक तरीके से वहां पे एकजुट होकर के वो अपनी बातों को रख रहे थे। अब देखिए, विद्रोह की योजना क्या थी, आइए देख लेते हैं विद्रोह की योजना। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब धोंदू पंथ के निकटस्थ अजमुल्ला खां तथा सतारा के अपतस्थ राजा निकटवर्ती रंगोजी बाबू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी। मतलब कि ये योजना बना रहे थे अभी। अजीमुल्ला ने बिरपुर कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति के दिन निश्चित किया था। मतलब कि अभी ये लोग निश्चित कर रहे थे, तब तक 1857 की क्रांति हो जाती है। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी, याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो आप कहिएगा कमल और रोटी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घटनाक्रम अब देख लेते हैं कि क्या था जो तात्कालिक कारण बना, जो इन सारे सैनिक जो कारण बने, प्रशासनिक कारण बने, आर्थिक कारण थे और जो भी व्यक्तिगत कारण थे, उन सभी को एक लौ की भांति तुरंत ज्वलंत मुद्दा दे दिया। कौन सा यहाँ पे कारण बना, क्या घटनाक्रम था? देखिएगा फ्रेंड्स, चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से चारों तरफ व्याप्त असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही विस्फोट को जन्म दे दिया। मतलब क्या कह रहा है, सभी लोग विद्रोह करना चाह रहे थे और ऐसा नहीं है कि विद्रोह नहीं हो रहे थे, हो भी रहे थे क्षेत्रीय लेवल पे, बट अभी सभी लोग विद्रोह को करना चाह रहे थे। कुछ लोग आगामी अपनी तिथि भी रखे थे, बट इस विद्रोह ने उन सभी की पूर्ति कर दी और सभी को एक साथ मिला लिया। देखिएगा, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को कहां हुई? बैरकपुर की छावनी में, जहां 34वीं एनआई नेटिव रेजिमेंट में मंगल पांडे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है मंगल पांडे को मारा, तो आप कहिएगा अपने लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हसन को मारा था। कब? 29 मार्च 1857 को। कहां पे? बैरकपुर छावनी, बंगाल में। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? 34वीं एनआई रेजिमेंट थी। और यहीं से अब क्या होता है कि यह तो यहाँ पे विद्रोह होना शुरू होता है, और जो अभी आप देखेंगे कि 10 मई और 1858 को 57 को आप देखेंगे कि जो मेरठ की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की
पैदल सेना की टुकड़ी निकल जाती है कहाँ, दिल्ली। और वहां पे जो ये बहादुर शाह जफर बैठा होता है चुपचाप पेंशन भोगी बन करके, इसको 12 मार्च को राजा घोषित कर देते हैं अपना। वहां से इस विद्रोह का असली शुरुआत होता है, ये ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया बोला जाता है किले का रहने वाला था। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की इन्फेंट्री का जवान था। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कई बार आपसे पूछता है मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया। 29 मार्च 1857 को, ठीक एक महीने बाद 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई, ये ध्यान रखिएगा। विद्रोह का प्रसार देख लेते हैं भाई, कैसे कैसे विद्रोह का प्रसार हुआ ये देख लीजिएगा। थोड़ा हम लोग फास्ट चल रहे हैं ताकि आपका सारा सिलेबस मैं खत्म कर सकूं। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह देखना 10 मई 1857 को हुआ। मतलब कि अभी मंगल पांडे ने जो 25 मार्च को किया वो सिर्फ एक छावनी में हुआ था। लेकिन अगर आप देखेंगे अब एक बड़े लेवल पे जब शुरू हुआ तो प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी के कौन से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के इनकार से किया था। कौन सी 20 नेटिव इन्फेंट्री कहां पे, 10 मई 1857 को कहाँ पे, मेरठ वाली सैन्य जो कि पैदल सैन्य टुकड़ी थी। और यही पहुंच करके 12 मार्च को 12 मई को क्या कर देती है कि 2 दिन बाद दिल्ली पहुंच करके बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर लेती है, मुगल बादशाह घोषित कर लेती है। कहती है भाई कि इन अंग्रेजों से बढ़िया तो मुगल ही थे, कम से कम इतना तो शोषण नहीं करते थे। अब देखना शीघ्र ही विद्रोहियों ने अपने उच्च अधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की ओर रवाना हुए। दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, इसी का नाम बहादुर शाह जफर भी होता है, को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिए। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, याद रखिएगा यहाँ पे जो इनके दत्तक पुत्र होंगे नाना साहब, जिनको धोधू पंथ की भी संज्ञा दी जाती है, कई बार पूछा हुआ है, ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे, जिसका बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये भी कई बार पूछा है। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह के नेतृत्व को प्रदान किया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में और अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण भी कर दिया। आइए देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों को, कुछ चीजें जैसे क्या हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह का केंद्र कहाँ कहाँ था और कौन कौन से विद्रोही नेता थे, ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। कुछ किताबों में आपके कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे आपको सब चीज मिल जाएगा। देखिए मथुरा आपको कहीं नहीं दिखेगा, मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर से गजाधर सिंह ने, IAS में एक बार पूछा गया है। मेरठ से कदम सिंह ने नेतृत्व किया था। हरियाणा से राव तुलाराम ने किया था। मंदसौर MP से शाहजादा फिरोज शाह ने किया था नेतृत्व। रामगढ़ मध्य प्रदेश से रानी अवंतीबाई लोधी ने किया था। सतारा से याद रखिएगा रंगो बापूजी गुप्ते ने किया था। ये सारे नाम आपको कहीं नहीं मिलेंगे, एक ही जगह मैं कर दे रहा हूं। कर्नाटक से आपको देखने को मिलेगा कि भीमराव मुंडगर्दी जो थे ये विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कोयम्बटूर से मुलबाग स्वामी, असम से आपके तीन राम, मानिस राम, पियाली बरुआ, करदपेश्वर सिंह। मानिस राम नाम कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, ये 3 लोग थे। मणिपुर से आपके नरेंद्रजीत सिंह जी थे, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। ये इतने लोग थे जो आपका विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। बाकी जो और अन्य जो फेमस पर्सनालिटी थे जिनका नाम आपको हर किताबों में मिलता है वो अब यहाँ से शुरू होंगे, ठीक ना। तो जिनका नाम नहीं मिलता है वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, इसीलिए मैंने आपको इस क्लास में वो सारे नाम दे दिए हैं, ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में निर्वासित बिताना पड़ा, क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजों ने दिल्ली पे फिर से कब्जा किया तो बहादुर शाह को भेज दिया कहाँ, रंगून। और जब बहादुर शाह को रंगून भेज दिया, और ऐसा माना जाता है, NCERT साफ साफ लिखा है कि बहादुर शाह के दोनों बेटों का सिर कटवा करके थाली में उनके सामने परोसा गया था, ठीक ना, इतना निर्दयी कांड किए थे। रंगून भेजना पड़ा, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। रंगून बर्मा जो आज आप म्यांमार देखते हैं वही। बहादुर शाह की मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब न हुई। तो यह देखो, जब जफर अपनी किताब में एक बात लिखा होता है शुरू में कि कितना बदनसीब है जफर कि 2 गज जमीन न मिली तुझे तेरे याद में, मतलब कि बर्मा में उसको दफनाया गया है जबकि वो यहाँ पे उसको दफनाया जाना था, तो वहीं पे मर जाता, वहीं उसको दफना दिया जाता है। अब देखो लखनऊ, लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। कौन करता है लखनऊ से, ध्यान रखना, बेगम हजरत महल, सभी को तैयार होगा।
क्यों करती हैं? क्योंकि जो इनका पुत्र बिरजिस कादिर था उसको नवाब घोषित करना था, क्योंकि जो वाजिद अली शाह था, जो इनका हस्बैंड था बेगम हजरत महल का, उस पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने क्या किया था, 1856 में अवध को कब्जा लिया था हड़प नीति के तहत। अब जो यहाँ पे वाजिद अली शाह, बिरजिस कादिर था वाजिद अली शाह का पुत्र, इसको गद्दी पर बैठाने को लेकर के क्या करेंगी कि जो यहाँ पे आपकी बेगम हजरत महल होंगी वो लखनऊ से नेतृत्व करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला, याद रखिएगा, के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई, जहां उनको गुमनाम उनकी मौत हो गई थी। किसकी? बेगम हजरत महल की। और याद रखिएगा यही मौलवी मोहम्मद अहमदुल्ला जो थे, ये फैजाबाद से अभी आप देखेंगे कि नेतृत्व करेंगे। अंग्रेजों के यह कट्टर दुश्मन कहलाते थे। झांसी में विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व काले खां ने किया, बाद में आएंगी रानी लक्ष्मीबाई। तो आपसे पूछ लेगा तो प्रथम कौन किया? काले खां ने किया, यह ध्यान रखिएगा। बाद में जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की बड़ी शुरुआत हुई, जिसमें रानी ने अपने साहसी नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ वीरता पूर्वक क्या किया? युद्ध किया। परंतु झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गईं। ग्वालियर में तात्या टोपे, वही जो तात्या टोपे जिनका बचपन का नाम एक बार पूछा था, रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे के साथ विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए उनको 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। तो आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि महारानी लक्ष्मीबाई किससे लड़ते हुए, किस अंग्रेज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई? तो मेजर जनरल ह्यूरोज, ध्यान रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द औरत थी। याद रखिएगा, एक अकेली सोई हुई औरत अकेली मर्द है। मतलब कि सोचिए उस अंग्रेज ने कितना इनसे लड़ाई लड़ा होगा कि उसको ये शब्द बोलना पड़ा कि यही एक अकेली मर्द की तरह लड़ी थी। ठीक ना? कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम तो मणिकर्णिका, बनारस में मणिकर्णिका घाट भी है, इनका जन्म भी बनारस में होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछ भी लेता है कि इनके बचपन का नाम, तो आपको मैंने बता ही दिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, पीछे हमने बताया था, ग्वालियर के पतन के बाद 1859 में नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण ये पकड़े गए और 1859 अप्रैल 1859 में फांसी पर लटका दिए गए। तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 की विद्रोह की। ठीक है, अगला है जगदीशपुर, जो आपके बीपीएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जगदीशपुर आरा बिहार में वहां के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह का झंडा फहरा रहे थे। कुंवर सिंह की उम्र लगभग 68 वर्ष थी। तो जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह थे। उन्होंने विद्रोह की मिसाल रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया। अपने जीवन के अंतिम युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों को भारी क्षति के साथ परास्त किया। साथ ही युद्ध में जख्मी होने के कारण उनको क्या हुआ? मृत्यु गति को वो प्राप्त हो गए थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फैजाबाद में आइए देख लेते हैं कौन है फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का कौन होगा नेता? यही मौलवी अहमदुल्ला, यही अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन भी कहलाए, ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। फिर आप आगे की तरफ देखेंगे तो इन्हीं अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा, बताओ 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने किसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था? तो आप कहिएगा मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, याद रखिएगा। आगे तरफ देखें तो 1858 में रुहेलखंड की सीमा पर, कहां पे? पोआया में इनको गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी। रुहेलखंड से कौन कर रहा था भाई? रुहेलखंड में खान बहादुर खां 1857 की क्रांति के विद्रोह कर रहे थे। असम में अगर देखा जाए तो 1857 के विद्रोह के समय वहां के दीवान मानीराम दत्त और वहां के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत करते हैं। ये असम वाला कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं उड़ीसा के संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह किया था। उड़ीसा आपको किसी किताब में नहीं दिखता है, तो याद रखिएगा, ये सब पढ़ के जाइएगा, पूछा जाएगा, इतिहास है भाई। तो उड़ीसा से कौन करता है? संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह किया था। आगे देखते हैं तो दक्षिण भारत का, जिसका अधिकांश हिस्सा विद्रोह के लिए समय शांत था, अभी मैंने आपको बताया दक्षिण भारत में ज्यादा विद्रोह नहीं फैल रहा था। सतारा, कोयम्बटूर, कर्नाटक और कोल्हापुर में 1857 के विद्रोह का कुछ प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को बस मिला था। ठीक ना? तो एक स्टेटमेंट आपको दे देगा कि दक्षिण भारत के यहाँ यहाँ देखने को मिला था। ठीक ना? क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि दक्षिण भारत में नहीं हुआ था, तो कहीं नहीं हुआ था, थोड़े जगह पे हुए थे। कहाँ कहाँ? सतारा, कोयम्बटूर, कर्नाटक और कोल्हापुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह नहीं पनप सका। यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी सरकार की मदद की थी। मतलब कि अभी आप आगे देखेंगे कि जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है, कुछ रजवाड़े हैं, कुछ सिंधिया हैं, ये सब मिल करके क्या कर देते हैं कि विद्रोह को दबाने में अंग्रेज सरकार की हेल्प कर देते हैं और यही विद्रोह हो जाता है। बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की क्या की थी, मदद की थी। 1857 के विद्रोह में व्यापारी, पढ़े लिखे लोग, भारतीय शासकों ने हिस्सेदारी नहीं ली थी। यही रीजन था कि विद्रोह को जल्दी से दबा दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं विद्रोह की असफलता के क्या क्या कारण होंगे। पहला कारण देखिएगा, विद्रोह की असफलता के कई कारण थे जिसमें प्रमुख था एकता, संगठन, साधनों की न्यूनता। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एकता नहीं था, संगठन नहीं था, साधनों की न्यूनता। क्योंकि जब आप देखेंगे असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी क्यों शुरू किए? क्योंकि खिलाफत आंदोलन में उन्होंने मुस्लिमों का सपोर्ट किया था, उनके खलीफा के पद को बैठाने के लिए लेकर के। अब यहाँ से हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल करके एक साथ जब खड़े हुए, तो उसीलिए कहा जाता है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जो आंदोलन गांधी जी की थी वो असहयोग आंदोलन 1920 में होती है। ठीक है, तो वही एकता नहीं थी। विद्रोह की तो ना कोई तो सुनियोजित योजना थी और ना ही कोई कार्यक्रम था, इसीलिए यह सीमित और असंगठित होकर के स्थानीय स्तर पे ही रह गया। ठीक है भाई, रणनीति रहेगी नहीं तो कैसे काम करेगा। विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। जॉन लॉरेंस देखो क्या कह रहा है कि अगर एक योग्य नेता होता, जैसे गांधी जी ने किस तरीके से आपने देखा तक बहुत सारे आंदोलन किए थे, वो तो भाई सिर्फ अहिंसा के नाम पे असहयोग को बंद कर दिए ना। लेकिन अगर यहाँ पे एक योग्य नेता उनकी तरह होता या और भी प्रमुख हमारे नेताओं की तरह होता, तो शायद यहीं पे अंग्रेज भाग जाते। याद रखिएगा। विद्रोह का स्वरूप देखिए कैसा था। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में इतिहासकारों में भी मतभेद है। यह विवाद मुख्यतः तीन बिंदुओं पर आधारित है: सैनिक विद्रोह, एक राष्ट्रीय संघर्ष और भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। सामंतीय असंतोष और उस पर प्रतिक्रिया, मतलब कि ये तीन चीजें वो लोग मानते हैं कि इस विद्रोह का ये था। अब देखिएगा, 1909 में प्रकाशित वीडी सावरकर की पुस्तक थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ने इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ध्यान रखिएगा, बीडी सावरकर की बुक थी, आपसे कई बार नाम पूछ लिया था, फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 2022 और इसके पीसेस में किताब का नाम भी पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा, किताब का नाम ही आपसे यहाँ पे पूछेगा। यहीं पे देखिएगा, सावरकर के मत से सहमत होकर के एस एन सेन की एक पुस्तक आई थी। उनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा क्या था? 1857। ठीक ना, 1857 किसकी पुस्तक थी? याद रखिएगा, यह डॉक्टर एस एन सेन की पुस्तक थी। ये आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से याद रखिएगा, डॉक्टर आर सी मजूमदार की एक पुस्तक आई थी कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही और न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसकी किताब है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, आप बताइएगा कि जो डॉक्टर आर सी मजूमदार थे उनकी किताब थी। ठीक है ना, तो ये तीन किताबों के नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बेंजामिन डिजाइल ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन संसद के एक नेता हैं, इन्होंने क्या कहा है, सांसद भाई, कि बेंजामिन डिजाइली ने कहा था 1857 की क्रांति को कि यह एक प्रकार का क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था। यह ध्यान रखिएगा। मतलब देख रहे हैं आप क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो भी लोग हैं वो लोग अपना अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। कुछ लोग सैन्य विद्रोह कह रहे हैं, कुछ लोग इसको राष्ट्रीय विद्रोह कर रहे हैं, कुछ लोग स्वतंत्रता आंदोलन का विद्रोह कह रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपसे कौन किसने कौन सी बात कही, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, आप उठा करके पीवाईक्यू देख लीजिएगा। विद्रोह का परिणाम क्या रहा देखिएगा भाई, जब विद्रोह को दबाया जाएगा, इसका परिणाम क्या हुआ? 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने का अधिकार वापस ले लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, अब हम सीधे शासन करेगा ब्रिटिश। क्या? किसके माध्यम से? कंपनी के माध्यम से, राज्य सचिव के माध्यम से, वायसराय के माध्यम से। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के कहा, मिंटो पार्क, लिख लेना, कई बार मिंटो पार्क का भी नाम पूछ लिया है। इलाहाबाद के मिंटो पार्क आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसमें हाँ, एकदम शांत है। ओबीएस काटना पड़ेगा हमको। कितने देर का वीडियो है देखो।